देखिए, हमने आपको खींच करके इट के प्रयोग काफ़ी बता दिए, 10-12 यूज़ बता के बहुत डिटेल बता दिया। अब आप ये समझिए, अब आपको प्रोनाउन के सिंटैक्स, उसके रूल्स जो गवर्न करते हैं, वो वी आर गोइंग टू डील विद दिस टॉपिक, द एप्लीकेशंस ऑफ प्रोनाउन। लिखने पढ़ने में इसका क्या प्रयोग है। पहला यूज़ है when the subject is of the nature of an indefinite pronoun, someone, anyone, ये सब indefinite pronoun हम आपको पढ़ा चुके हैं indefinite pronoun में। लेकिन अगर किसी वाक्य में उस वाक्य का कर्ता की प्रकृति वन के रूप में आई हो, तो यह तय है कि उसका जो पॉजेसिव केस है वंस होना चाहिए, हिज या हर नहीं होना चाहिए। जैसे वो अपने घर गया तो ही वेंट, ही का पॉजेसिव हिज। मैं अपनी किताब लाया हूँ, आई हैव ब्रॉट माई बुक, तो मैं का मेरी माई, तुम का अपनी योर, वे का अपनी देयर, एंड सो ऑन सो फोर्थ। बट इन दोज केसेस where the subject is of the nature of an indefinite pronoun and that is one, अगर वन है तो निश्चित है उसका पॉजेसिव केस वंस होना चाहिए, जैसा मैंने उल्लेख किया है, ना कि हिज या हर। अभी 2008-9 की बात है, ऐसे ही ध्यान नहीं, वर्ष ढंग से नहीं याद है, IAS में एकदम यही आया था, वन मस्ट डू हिज ड्यूटी। अब IAS बैच हमारे यहाँ पढ़ता था, लड़कों ने, अधिकांश लोगों ने कर लिया था मेंस में, लेकिन बहुत लोग गलती किए, हिज को हिज ही रख दिए और लिख दिया साहब कि ये करेक्ट है। तो वन मस्ट डू वंस ड्यूटी होना चाहिए। बेटे समझ रहे हैं ना। यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट वन या इंडेफिनिट प्रोनाउन हो तो उसका पॉजेसिव केस वंस होना चाहिए, होता है, ना कि हिज या हर। और इट इज़ अ ब्लंडर टू यूज़ हिज हर, और हिज या हर को वन का पॉजेसिव केस लिखना महान भूल है। और ये भी एक बहुत बड़ी भूल है कि लोग ब्लंडर के बाद मिस्टेक कह देते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। ब्लंडर के बाद मिस्टेक नहीं कहा जाता, ब्लंडर खुद अपने आप में उसकी मीनिंग होती है बहुत बड़ी भूल। कहते हैं यार आपने बहुत बड़ी भूल कर दी है, तो लोग कहते हैं यू हैव डन ए ग्रेट ब्लंडर मिस्टेक। कितनी मतलब गलत की टांग तोड़ दे रही, इतना गलत कि जितना ना होना चाहिए। तो इट इज़ ए ब्लंडर बस। तो इसलिए हमने ये शब्द इस्तेमाल किया है। अगर NB करके ना भी लिखते तभी आपको समझा सकते थे, लेकिन इसलिए लिखा था कि आपको ये वर्ड, आप इस वर्ड से परिचित हो जाएं। यह भी IAS में एक बार आया था, ब्लंडर के बाद मिस्टेक लिखा था, उसमें हमको याद आता है। करेक्ट, कलेक्टर के इम्तिहान में आया था ये 2000 पहले की बात है। तो हम समझते हैं आपको समझ में आ गया होगा। हिज या हर का प्रयोग वन का पॉजेसिव केस के हफ्ते में के रूप में महान भूल है। जैसे अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। तो अब देखिए, वन वो होता है जो पूरे जनरलाइज फॉर्म में हो सभी के लिए, चाहे यहाँ का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे इंग्लैंड का हो। माता पिता को सम्मान करना चाहिए, उनको मारा पीटना ना चाहिए, उनको गाली गुफ्ता ना देना चाहिए। इसलिए यहाँ जब अपने से वाक्य शुरू होता है तो हमेशा वहाँ वन ही लगाया जाता है। तो वन ऑट टू, अब ये शुड नहीं लगा। हम आपको जब वर्ब पढ़ाएंगे तो इसमें बताएंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स में ऑट लगता है जब देयर इज लीगल लायबिलिटी, सामाजिक दायित्व है, विधिक दायित्व है, हम वहाँ ऑट टू का प्रयोग करते हैं। ऑट के बाद हमेशा टू लगता है। साधारण, इफ दैट इज ऑफ सिंपल कोर्स ऑफ एक्शन, अगर साधारण प्रकृति का कार्य है तो शुड का लगता है। जैसे तुम्हें स्कूल जाना चाहिए तो यू शुड गो टू स्कूल कह दिया। लेकिन आपको अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। यह एक नैतिकता की आह्वान है, नैतिकता का प्रश्न है, और इसीलिए वहाँ पर हमेशा ऑट टू लगता है।
हमने आपको एक सहायक क्रिया भी एक बता दी, ought to का प्रयोग। तुम्हें मुकदमा दायर करना चाहिए, यू ought to file suit, you ought to institute a suit, you ought to sue, SUE। ये मुकदमा दायर करना। ऐसी से सूट जो है ये मुकदमा है। एक और सूट है, लिखा जाता है स्वीट, पढ़ा जाता है सूट। एक ही किस्म का घर, एक ही किस्म का घर कॉलोनी वगैरह में होता था दिल्ली बॉम्बे में, अब तो यहाँ भी बनने लगा है, यूपी में भी। उसको स्वीट लिखते हैं, पढ़ते हैं सूट। और सूट जब वर्ब होता है तो अनुकूलन करना। अब ये देखिए, आपने सू लिखा है और एक होता है लिस, ये लैटिन वर्ड है, इसके माने होता है मुकदमा। लिस माने मुकदमा होता है। तो अपना सामान लाना चाहिए। तो वन ought to bring one's things, his things नहीं, her things नहीं। चाहे यहाँ का हो, कहीं का भी व्यक्ति हो, ये इसलिए इंडेफिनिट प्रोनाउन आया है। इस इंडेफिनिट प्रोनाउन का पॉजेसिव केस वंस होगा, हिज या हर नहीं होगा। हम समझते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरी बात देखें, इन केसेस, ऐसे मामलों में वेयर प्रोनाउन कम्स आफ्टर दैन। बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर बहुत गलती है और आज भी मैं देखता हूँ लोग दैन के बाद दैन मी कह देते हैं, दैन हिम कह देते हैं। आपको लगेगा अच्छा लग रहा है, इतना प्रचलन में हो गया है कि लोग इसे सही मान लेते हैं, लेकिन वो इंग्लैंड की अंग्रेज़ी के हिसाब से दैन के बाद कर्ता की हैसियत से आना चाहिए, ना कि कर्म का। तुम मुझसे लंबे हो, यू आर टॉलर देन मी नहीं, यू आर टॉलर देन आई एम। हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगा कि अभी ये 20-25 वर्षों की बात है। 20-25 वर्षों से अमेरिका की अंग्रेज़ी इतना ज़्यादा, ख़ास तौर से आप जैसे लड़कों के दिमाग में, नवयुवक युवतियों के दिमाग में इतना घर कर गई है कि अमेरिका की अंग्रेज़ी का लोग खूब प्रचलन में ले रहे हैं, जबकि वो ग्रामर के लिहाज से पोषित नहीं होती है। अब आप समझिए कि दैन मी कहते हैं, अमेरिका में से शुरू हुआ है। अब आज ये आलम है साहब कि संपूर्ण विश्व में दैन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जा रहा है, जबकि पीसी रेन साहब ने, नेस्फील्ड साहब ने, बड़े अच्छे व्याकरणाचार्यों ने इसकी बड़ी निंदा की है और कहा है कि दैन के बाद कभी भी ऑब्जेक्टिव केस नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। दैन के बाद आया हुआ सर्वनाम कर्ता की हैसियत का होना चाहिए, ना कि कर्म की हैसियत का। अब आप समझ गए? तो ये सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस हम आपको चार्ट बना के मैं बता चुका हूँ। उसी क्रम में मैं आज आपको दूसरे नियम में बता रहा हूँ कि दैन के बाद अगर कोई सर्वनाम आएगा तो वो एकदम साधारण भाषा में दैन के बाद आया हुआ सर्वनाम कर्ता की हैसियत होना चाहिए, कर्म की नहीं। ना आपको याद रहे केस सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, तो यू मस्ट बेयर इन माइंड दैट इट हैज़ टू बी इन द कैपेसिटी ऑफ अ सब्जेक्ट एंड नॉट दैट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। माइंड इट, इट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स अ ग्रेट ब्लंडर। बहुत बड़ी महान भूल है। तो in cases where a pronoun comes after then, it has to be of the subjective case and not of the objective case. However, in American English, it has become a common practice to use the objective case in such situation. ऐसे मामलों में जहाँ वाक्य में दैन के बाद कोई सर्वनाम आया हो
तो उस प्रोनाउन को सब्जेक्टिव केस कर्ता की हैसियत का होना चाहिए, ना कि ऑब्जेक्टिव केस या कर्म की हैसियत का। और बोलचाल के में लोग प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्टिव केस ही, मैं आपको बता चुके हैं। इट्स अ ब्लंडर, महान भूल है ये देखिए अमेरिकन इंग्लिश में देन के बाद ऑब्जेक्ट की हैसियत का प्रोनाउन लगाते हैं और ये महान भूल है। इट इज़ अ ब्लंडर आफ्टर ऑल, वी मस्ट डिनाउंस इट, हमको इसकी आलोचना करनी चाहिए, गलत है। अब जैसे वह मुझसे लंबा है, ही इज़ टॉलर देन मी, एकदम यही वाक्य IAS में आया था। हम हाई स्कूल इंटर की बात नहीं कर रहे हैं। लोग पढ़ना नहीं चाहते, बिना पढ़े पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते चले जा रहे हैं, न जाने कहाँ ले जाएंगे समाज को। लेकिन असलियत ये है कि ही इज़ टॉलर देन मी गलत है, क्योंकि ये एग्जाम्पल जो है ही इज़ टॉलर देन आई करने पर, देन आई माने देन आई एम, जो मैं हूँ, जो मेरी लंबाई उससे वह लंबा है। अब देन के बाद आई एम आया ना, यहाँ आई के बाद एम छुपा है, लिखा नहीं जाता है, और इसीलिए ये सही है और ये गलत है। अब तो समझ में आ गया होगा। ये बहुत खूब आता है, IAS में तो बहुत आता है। और एक बात हमने देखा है कि 30 वर्ष का अनसॉल्व पेपर IAS का आप हल कर ले, हम तो कराते थे इसे, 30 साल का IAS का कंपल्सरी इंग्लिश का पेपर हल कर ले, सारे सेंटेंस रिपीट होते हैं। हम नियम की बात नहीं कर रहे हैं, जो वाक्य आया ही इज़ टॉलर देन मी लिखा है 10-12 साल पहले फिर आया है, उसके पहले फिर आया है, रिपीट होता है। और इसी तरह लगभग 35-40 नंबर के वर्ड्स आते हैं। एल्यूड, इल्यूड, देखिए कितनी बड़ी बात है। एल्यूड, इल्यूड, ये वर्ब है, इसका नाउन बनेगा एल्यूजन। और इसका जो भ्रम होता है लोगों को, वो इल्यूजन है, ये भ्रम है। और ये संदर्भ है। हम आपको वर्ड्स पढ़ाएंगे। एवेल्यूट मीन्स बेवजह संदर्भ देना। अब जैसे यहाँ की हम आर्थिक नीति की बात करते हो और उसी दरम्यान वाक्य में अगर हम अमेरिका की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो आई एम गिविंग एल्यूजन टू द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ अमेरिका। संदर्भ से हट करके, चर्चा से हट करके किसी और चीज़ का संदर्भ देने को ही एल्यूजन या वर्ब एल्यूट कहते हैं। आप पढ़ते हैं हाई स्कूल इंटर में, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ देकर व्याख्या कीजिए। तो संदर्भ माने वही है। तो कॉन्टेक्स्ट से हट करके अगर जिक्र करते हैं तो वो एल्यूजन है और एल्यूड वर्ब है। और ये इल्यूजन है, भ्रम। आई वॉज इन इल्यूजन, मैं तो भ्रम में था, वो फेल हुए और वो बस निकला। ही इल्यूडेड, भ्रमित कर देना। ये भ्रमित करना एकदम यही आता है। IAS में बता दे रहे हैं, एल्यूजन लिखा रहेगा, इल्यूजन रहेगा और दिया रहेगा मेक सूटेबल सेंटेंसेस सो एज टू डिस्टिंग्विश द मीनिंग। अर्थ विभेदित करने के लिए दोनों शब्दों से वाक्य बनाएं। तो जब आपको उसका मीनिंग आता रहेगा तभी तो आप बनाएंगे। इसको लोग समझते नहीं। फिलहाल हम आपको वर्ड्स पढ़ाएंगे। आवश्यकता पड़ी तो 30 साल का IAS पेपर भी आपको हल कराएंगे। हम बहुत समझ करके आए हैं, घबराइए मत।
अब नाउ वी कम टू द थर्ड वन, इन केसेस वेयर प्रोनाउन कम्स आफ्टर बिटवीन। अब यहाँ तो आपने देखा सब्जेक्टिव केस लगेगा, लेकिन अगर बिटवीन के बाद कोई सर्वनाम आता है, इफ देयर बी द नीड ऑफ इंसर्टिंग ए प्रोनाउन आफ्टर बिटवीन, बिटवीन के बाद अगर सर्वनाम आता है, इट हैज़ टू बी ऑफ द ऑब्जेक्टिव केस, नॉट सब्जेक्टिव, माइंड इट। बिटवीन के बाद अगर कोई सर्वनाम आता है, वो कर्म की हैसियत का होना चाहिए, ना कि कर्ता की हैसियत का। दूसरे वाले नियम का ठीक उल्टा। मेरा उससे विवाद है तो देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन मी एंड हिम, ये कहा जाएगा। आई एंड ही नहीं होगा। तो यदि किसी वाक्य में बिटवीन के बाद कोई प्रोनाउन आया हो तो उसे कर्म की हैसियत को होना चाहिए, ना कि कर्ता की हैसियत का। तो देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन यू एंड हिम। हमने तो कर्व लाइन से, वक्राकार रेखा से बताया है, लेकिन इनकरेक्ट में लोग बोलते हैं देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन यू एंड ही। गलत। यू, योर, योर्स, यू, कर्ता की हैसियत से भी यू होता है और कर्म में भी यू ही होता है। इसमें तो नहीं पता चला, क्योंकि यही ऑब्जेक्टिव में, यही सब्जेक्ट